नमस्कार, दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्षदौर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए प्रकाश कावत सर और प्रशांत सावंत जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही हमारे साथ शो में रचना वैद्य और सोनी पटनायक भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। आज विशाल मेगा मार्ट का IPO खुला है। इस पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO गुनेंद्र कपूर से एक खास चर्चा करेंगे कुछ ही देर में IPO 360 में। बिग मार्केट वॉइसेस में 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन से मार्केट टेक्निकल्स पर बात होगी। सुदीप बंदोपाध्याय से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ जानेंगे फंडामेंटली। लेकिन इससे पहले मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। मार्केट इस समय क्या बोले, निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर, मिड कैप फ्लैट, लेकिन बैंक निफ्टी में आज थोड़ी सी करेक्शन है। बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे, लेकिन आज भी स्टॉक स्पेसिफिक डे है। एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में, अच्छा खासा एडवांसेस के फेवर में इनफैक्ट आपको दिखाई देगा। आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग है सीमेंट। उसको लीड कर रहा है सबसे बड़ा प्लेयर अल्ट्राटेक सीमेंट 2% ऊपर। उसके अलावा FMCG में रिकवरी है, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, इन सब स्टॉक्स में रैली। मेटल्स में अच्छी खासी रैली है आज। टाटा स्टील, हिंडाल्को कल नहीं चले सरप्राइजिंगली स्टॉक्स, लेकिन आज चल रहे हैं यहाँ पर। कुछ सेलेक्ट IT स्टॉक्स, इन्फोसिस जैसे, वहाँ पर थोड़ी सी आपको रैली दिखाई देगी। हालांकि कुछ सेलेक्ट IT स्टॉक्स जैसे कि HCL टेक, विप्रो टेक, महिंद्रा में आज डिक्लाइन भी है। FNO वाले शेयर्स में अगर आप देखें तो टॉप गेनर है वेदांता, 4.25% ऊपर। पूना वाला फिनकॉप, कुछ सीमेंट स्टॉक्स जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है। वीकनेस में स्टैंड आउट कर रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट 2% नीचे। जोमेटो नीचे लेकिन ऑफ डेज लो, एक्चुअली सुबह 2% नीचे खुला था, अब 1% नीचे। और उसके अलावा PB फिनटेक और परसिस्टेंट सिस्टम्स कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको मामूली गिरावट दिखाई देगी। हर्षदा जी हाँ, तो ये सारे वो काउंटर्स फटाफट से ट्रेड्स इस समय लेते हैं। प्रशांत, गाबा जी और रचना और सोनी हमारे साथ है। रचना जी बताइए क्या ट्रेड रहेगा? गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से जो 2 ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में आज मूवमेंट आ रही है, 152.4 पे है इसके फ्यूचर्स। अगर हम 151 पे ऐसे लगा के इसको लॉन्ग करें, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस काफी दूर है और यहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है 154.5 एंड 156। और दूसरा जो हमारा ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन TVS मोटर्स। TVS मोटर्स का ट्रेड खाली इंट्राडे के लिए नहीं है, यहाँ पे स्विंग भी बनाया जा सकता है। इसके फ्यूचर्स जो है 2535 पे है। अगर ये 2500 होल्ड करेंगे तो यहाँ पे 2550 एंड 2620 के टारगेट्स बनाए जा सकते हैं फॉर मल्टीपल डेज। ओके, तो ये हो गई रचना जी की ट्रेड्स इस समय की 2 ट्रेड्स। TVS मोटर में आज एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेंथ है। सोनी जी गुड मॉर्निंग। सोनी जी आपकी 2 ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा फर्स्ट बाय यहाँ पे रहेगा पूना वाला, न्यू एंट्रेंट है FNO स्पेस में। कल शॉर्ट कवरिंग नोटिस हुआ था, आज लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस बन रही है यहाँ पे। स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी दिया है 365 के ऊपर। सो फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 370 के रेट के। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए 360। टारगेट यहाँ पे रहेगा आपका 385 से 390 के बीच में। साइमल्टेनियसली आप 380 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8.50 रुपए के करीब यहाँ चल रहा है, इस पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4.50 रुपए का। टारगेट है 14 से 16 रुपए का यहाँ पे टारगेट रहेंगे। दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा मेटल स्पेस में से नेशनल एल्यूमिनियम नैल्को। आज काफी टाइम के बाद 250 लेवल को क्रॉस करते हुए एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रहे हैं लॉन्ग्स की तरफ। सो नैल्को में एक पोजिशनल टारगेट टुवर्ड्स 265 270 के यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पे टारगेट रहेगा 265 270 के और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 248 का। ओके, पूना वाला फिनकॉप और नैल्को, ये 2 ट्रेड्स। काबा जी आप क्या पिक करेंगे इस घंटे के लिए? सेफ्टी स्टॉक्स FMCG स्टॉक का नाम है मैरिको। 628 के आसपास ट्रेड कर रहा है मैरिको। 620 का स्टॉप लगाना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 640 है, लेकिन वो पार कर लेगा ऐसा लगता है मुझे मैरिको। और दूसरा है इसी स्पेस से, वो है नेस्ले। नेस्ले में बहुत अच्छी तेजी है, 2249 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 2240, करीब 10 रुपए का, ज्यादा नहीं है। ऑन द अपसाइड करीब 2300 के टारगेट नजर आते हैं। मैटर ऑफ टाइम, आई थिंक शुड गो देयर नेस्ले। ओके, प्रशांत जी के पास चलते हैं। उसके बाद एक मैनेजमेंट हमारे साथ तैयार है। प्रशांत जी आपकी 2 ट्रेड्स। तो अनुज जी मेरी फर्स्ट ट्रेड होगी अशोक लेलैंड। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद 20 दिनों के एवरेज पे डिप आई है, 230 पे ट्रेड कर रहा है। 224 के आसपास स्टॉप लॉस रखते, बिलो 225 लॉन्ग जाने की सलाह होगी। यहाँ से मुझे टारगेट लग रहा है 242 242 तक हम कंफर्टेबली जा सकते हैं। और नेक्स्ट पिक होगा बायोकॉन। ये ब्रेकआउट के बाद रेंज को टेस्ट कर रहा है, फैंटास्टिक पैटर्न है, तो मुझे लग रहा है यहाँ लॉन्ग जाने की सलाह होगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 363 363
और मुझे लग रहा है यहाँ से आपके जो टारगेट होंगे वो 385 385 के होंगे। और जो क्विक अपडेट देना चाहूंगा, जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था 18-19 पे कि 22 आ सकता है, वो वेदांत के जो 510 की कॉल है वो 22 आ चुकी है। मुझे लग रहा है आप कंफर्टेबली 1950 से ट्रेल कीजिए, ताकि ऑलमोस्ट, अब मुझे लग रहा है शो के दरमियान ही ऑलमोस्ट नियर टू डबल हो चुका है, 12 से ऑलमोस्ट 22-23 तक आ चुका है। तो आप नजदीक से ट्रेल कीजिए 19 साढ़े 19 और मुनाफा बांधना हो। मुनाफा बांध भी सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छा ट्रेड रहा वो ऑप्शन का, वेदांता का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुपर मार्ट स्टोर चलाने वाली कंपनी विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आज से खुला है। बड़ा आईपीओ है, 8,000 करोड़ रुपए का फुल ऑफर फॉर सेल आईपीओ, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना स्टेक कुछ पेयर डाउन कर रहे हैं। आईपीओ और आगे के ग्रोथ प्लान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ गुनिंदर कपूर। गुनिंदर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, जब भी एक इतनी बड़ी कैश रिच कंपनी और जो हर साल और कैश जनरेट करे वो आईपीओ लाती है, तो सवाल यही होता है कि वाई नाउ? मतलब क्या कुछ आप पर्सनली प्रमोटर्स थोड़ा सा पैसा रेज करना चाहते हैं, इसके लिए किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को थोड़ी सी एग्जिट देने की ज़रूरत है, इसलिए क्यों आपने डिसाइड किया ये आईपीओ मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। पहले जैसा आपने कहा, हमारी कंपनी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं और वो 2018 से हमारी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। जी, जो प्रमोटर कंपनी है साम्यात, उसका अभी 98% इक्विटी है कंपनी में, और इस आईपीओ के द्वारा वो थोड़ा सा अपनी स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। 98 से करीब 77 तक लेके आ रहे हैं। कंपनी में प्राइमरी बिल्कुल नहीं है जैसा आपने कहा, तो इसका उद्देश्य यही है कि उनको अपना थोड़ा सा स्टेक कम किया है। पर मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि दे विल कंटिन्यू टू बी द प्रमोटर्स इन द कंपनी एंड उनका लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है कंपनी में, और लॉन्ग टर्म की उनकी कमिटमेंट बिल्कुल। वो 76 पर आ जाएगा, तो एक ही बार में सीधा 75 पे ले आते हैं, वो 76 पर रखने का क्या वो लॉजिक था? वो अभी कुछ उसमें, आप जैसे जानते हैं, कुछ समय है 75 लाने के लिए। हाँ। तो वो उसमें इट विल बी फुली कंप्लाइड। ओके, अच्छा, मैं आपके साथ एक डिटेल कॉन्वर्सेशन की थी जी, और समझने की कोशिश की थी आपका बिजनेस। आपने एक चीज़ कही थी कि आपका हर स्टोर जो है वहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ रही है। क्या इस बेस पर यहाँ पर भी पॉसिबल होगा? अच्छा, मैं बता दूँ, इनका एक बहुत बड़ा स्टोर है, वो दिल्ली में मेरे घर के ठीक बगल में, तो थोड़ा सा कनेक्ट वहाँ से भी है। तो पहले तो थोड़ा ये बताएं कि ये ग्रोथ आती किस वजह से? क्योंकि क्या एक प्राइस पॉइंट जो आपका इतना कम है उसका फ़ायदा मिलता है आपको, और क्या ये ग्रोथ आगे भी ऐसे बनी रहेगी? अनुज जी, आपने सही कहा, हमारे हर रीजन में डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आती है, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, इक्वली चाहे वो टियर 1 टाउन्स हो या टियर 2 टाउन्स हो। वो ग्रोथ हमारे आती है, उसके 2 या 3 भाग होते हैं। जैसे कि हमारी फुटफॉल हर साल बढ़ती है तो नए कस्टमर्स आते हैं। दूसरी, जो हमारे कस्टमर्स की एवरेज बिल वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है, तो वो भी उसमें शामिल होता है। और तीसरा, हमारे कस्टमर्स अपग्रेड करते हैं टू द नेक्स्ट हायर प्राइस पॉइंट। मान लीजिए जैसे कि वो 199 की टी शर्ट ले रहे हैं, तो वो 299 पे चले गए, तो वो मिक्स का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट उसमें आता है। तो 3 भाग हैं: न्यू कस्टमर्स, इंक्रीज़ इन एवरेज बिल वैल्यू, हालांकि जैसे कि लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और तीसरा, वो प्राइसिंग लैडर में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में रिजल्ट करता है। गुनिंदर जी, आजकल का जो हॉट टॉपिक है वो है क्यू कॉमर्स। उसमें आप लोगों ने आई थिंक पिछले साल एक पायलट किया था, वहाँ से लर्निंग्स क्या है? वो बिजनेस आपके लिए कितना स्केल करेगा? क्योंकि जो कंपनियाँ उसमें नहीं उतर पाई, उनके बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि लास्ट ईयर हमने पायलट शुरू किया था। इसका मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत ही कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है। इसमें ऐसा होता है कि ये हर एक स्टोर के 8 से 10 किलोमीटर रेडियस में ऑपरेट करता है। जब आप हमारी ऐप पे लॉगिन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो सबसे पास में आपके विशाल स्टोर है उसमें आप टैग हो जाएंगे। तो उस स्टोर की इन्वेंट्री ही सिर्फ आपको विजिबल होगी,
और जब आप ऑर्डर करेंगे तो अगर आप चाहें तो हम 2 घंटे के अंदर अंदर आपका डिलीवर करेंगे सामान। और अगर आपकी परचेज वैल्यू 300 रुपये से ऊपर है तो वो डिलीवरी भी फ्री होगी। तो इससे 2 चीज़ें साफ हैं कि हमारा जो स्टोर है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज़रूरतों को पूरा करता है, इसके लिए कोई अलग स्टोर नहीं है। दूसरा, हमारी जो इन्वेंट्री होती है स्टोर में वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की सर्विस करने के लिए फिर हो जाती है, तो इसके लिए कोई अलग इन्वेंट्री भी नहीं होती। तो इस वजह से मैं कह रहा था आपसे कि काफ़ी कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है। हमारे को जो शुरू के परिणाम आए हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग रहे हैं हमारे लिए। उस बेसिस पे इसका अब एक्सपेंशन किया जा रहा है। जैसा कि आज की, अभी तो एक्सपेंशन चल ही रहा है, पर आज की तारीख में भी हम लोग 390 शहरों में इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। Okay, और जो इस समय आपने कहा 2 घंटे में डिलीवर हो जाएगा, जी। That's not really quick सर, जहाँ पर लोग 10 और 15 मिनट में डिलीवरी दे रहे हैं, तो वो टाइमलाइन क्या कुछ कम करना चाहेंगे आप, और उसके लिए क्या कुछ ज़्यादा फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे? ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही हमारे कस्टमर्स डिसाइड करेंगे। हाँ। हम उनको कॉन्स्टेंटली उनसे बात करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली उनका रिस्पॉन्स जानते रहते हैं, उनके साथ ग्रुप डिस्कशंस भी करते हैं, तो ये तो वही डिसाइड करेंगे। तो वो खुश हैं 2 घंटे की डिलीवरी में, उनको ज़रूरत नहीं है 10 मिनट और 15 मिनट की डिलीवरी? देखिए, ऐसा मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। जी हाँ। तो हम लोग अपना इंडिपेंडेंटली असेस करेंगे कि क्या है, पर ये मैं नहीं कहूँगा कि वो 15 मिनट वाला किसी तरीके से भी कम होगा। इनफैक्ट हो सकता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो। रोनित जी, एक आपके बिजनेस मॉडल में जो एक बात है कि आपका एक लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसको आप यूज़ करते हैं टू गेन मार्केट नॉलेज कि किस तरीके से प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। जी। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, उससे आप को क्या ये सेंस बन रही है कि आगे जाते हुए जो आपके मार्जिन है 13 से 14% के करीब रहे हैं, क्या थोड़े से स्लाइटली हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स लाने की जगह है और आगे मार्जिन बढ़ सकते हैं? 13-14% पे आप खुश हैं बेसिकली? ठीक है। सो अनुज जी, हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसा आपने कहा, हमारे अभी 13.4 करोड़ रजिस्टर्ड लॉयल्टी कस्टमर्स हैं, और एक तो हम उससे कस्टमर्स को लाभ पहुंचाते हैं कि वो जब भी 100 रुपये का सामान लें उनको 1 पॉइंट मिलता है, और वो इमीडिएटली नेक्स्ट परचेज पे उसको रिडीम भी कर सकते हैं। तो एक तो ये कस्टमर्स के लिए फ़ायदे वाली बात है। दूसरा, इससे जो हमको डेटा मिलता है उसको हम हर दिन यूज़ करते हैं ताकि अपनी सर्विसेज अच्छी बनाए कस्टमर्स के लिए, ताकि उस तरीके के प्रोडक्ट अगर हमारे पास नहीं है जो उनके लिए रेलेवेंट है वो इंट्रोड्यूस किए जाएं। और थर्डली, अगर उनको अभी पता नहीं है कि ये सब चीज़ें भी विशाल स्टोर में से वो खरीद सकते हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं, तो वो भी हम कम्युनिकेशन उनके साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पर इसका मेन उद्देश्य यही है कि डेटा हमारे कस्टमर्स का हमारी डिसीजन मेकिंग को गाइड करे, और वो रैंडम ना हो जाए किसी भी तरीके से। अच्छा, आप मुंबई में नहीं है क्या? ये रियल एस्टेट प्रोहिबिटिव है इस वजह से या कोई और रीज़न है? अनु जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं भी मुंबई में ही रहता हूँ। वैसे जाता दिल्ली हूँ हर हफ्ते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँच पाएंगे। बट अभी तक क्यों नहीं है? मतलब क्या, मतलब रीज़न क्या है कि वेस्ट में आपका एक्सपोजर सबसे कम है? जी, क्योंकि जब हमने ओरिजिनली कंपनी थी विशाल रिटेल, उसका बेस दिल्ली में था। उसका बेस दिल्ली में था। और उससे पहले वो कंपनी कलकत्ता की तरफ थी, सो कलकत्ता से दिल्ली आई। तो वो हिस्टोरिकली भी नॉर्थ और ईस्ट में पहले प्रेजेंस थी। तो पहले तो हमने उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई किया नॉर्थ और ईस्ट में। अभी हम लोगों ने साउथ में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कवर किया है। केरला का भी काम शुरू हुआ है, और उसके बाद सिर्फ 3 राज्य बचेंगे, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। और मेरी पर्सनली भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे यहाँ पे। आपका कंज्यूमर, क्योंकि आप वो कंज्यूमर डेटा पर काफ़ी रिलाई करते हैं,
ये टियर 2 मार्केट्स में कितना कंजम्पशन स्पेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो मार्केट्स कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे? मेरे ख्याल में आपका DRHP ये मेंशन भी करता है कि वहीं पर करीब 70-80 स्टोर्स आपके नए आने वाले हैं, तो उन मार्केट्स में डीपर पेनिट्रेशन की गुंजाइश बढ़ रही है? जी बिल्कुल बढ़ रही है। पहले तो हमारे अभी के 30% स्टोर टियर 1 में हैं और 70% टियर 2 में है। दूसरी आपसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो टोटल रिटेल कंजम्पशन है इंडिया में, उसका 74% अभी टियर 2 और उसके नीचे है। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी कंट्री का, और हमारा एक्सपेंशन बोथ टियर 1 और टियर 2 में हिस्टोरिकली चल रहा है साइमल्टेनियसली। ओके जी। लेकिन आप प्रेफर नहीं करेंगे टियर 2 या 3 में ज़्यादा स्केल करना, बस इट विल बी 50-50 एलोकेशन अगर स्केल के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात की जाए? देखिए वो तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी भी हमारे आज की डेट में 50 शहर ऐसे हैं जो 10 लाख से ज़्यादा के पॉपुलेशन हैं, उनमें से अभी हम 33 में प्रेजेंट है, 17 का गैप है, तो वो भी एक गैप है। और लाइकवाइज टियर 2 में भी गैप है, तो दोनों में ही एक्सपेंशन हिस्टोरिकली चल रहा है। ओके मुझे अगर वेरी क्विकली ये समझा सकें, आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है जी। फैशन एक हिस्सा है, जनरल मर्चेंडाइज भी एक हिस्सा है, लेकिन इसमें से कितना पर्टिकुलर रेवेन्यू आप प्राइवेट ब्रांड से कमाते हैं या फिर कंपनी ओन ब्रांड से कमाते हैं, और क्या वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा स्केल करने की, क्योंकि प्राइवेट ब्रांड्स ही ज़्यादातर कंपनियों के लिए ज़्यादा बेहतर मार्जिन एंजॉय कर सकते हैं, वो मार्जिन आपके लिए ज़्यादा ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस विषय में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो कस्टमर्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस को हम अफोर्डेबल बनाएं। और आप जैसा जानते हैं अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन तो करीब 100 करोड़ के आसपास हो रही है, तो उनकी एस्पिरेशंस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं। और ये जो हम अफोर्डेबल बनाते हैं, ये थ्रू हमारे प्राइवेट ब्रांड्स का ही बनाते हैं। तो प्राइवेट ब्रांड्स का अभी हमारा कंट्रीब्यूशन करीब 73% है, और अच्छा उसका परफॉर्मेंस आ रहा है, अच्छा बढ़ रहा है, और अच्छा कस्टमर्स की तरफ से उसका रिस्पांस आ रहा है। तो ये कार्य हमारा भगवान की दया से चलता रहेगा कि उनकी एस्पिरेशंस को हम रोज़ अफोर्डेबल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें। इनफैक्ट हर्षिता, आप अगर इनके प्राइवेट ब्रांड्स देखेंगे, बहुत उस पर मेहनत की गई है कि एक पर्टिकुलर किड्स का ब्रांड अलग, इन्फेंट का ब्रांड अलग, टीनेजर्स के ब्रांड अलग, और उस पर काफ़ी मेहनत हुई है। आखिरी सवाल आपसे, जी, इस दौर में जहाँ पर हर कोई सीधा ऐप पर ऑर्डर कर देता है, फुटफॉल्स कैसे रहे हैं? क्या मतलब, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कई लोग शायद लुक एंड फील के बाद बाइंग करना चाहें, तो क्या मतलब एक ये माना जाए कि भारत जैसे देश में दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, ऐप बेस्ड शॉपिंग और फिजिकल स्टोर में जाकर शॉपिंग करना? फुटफॉल्स कैसे रहे हैं आपके, ये बता दीजिए एक बार। हमारे फुटफॉल बढ़ रहे हैं हर साल हिस्टोरिकली, और मेरी आपसे पूरी सहमति है कि हमारे देश में ये कैसे पैन आउट कर सकता है कि दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों काफ़ी हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मेरी भी यही राय है आपके साथ। चलिए गुरेंद्र जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट आपको इस IPO के लिए। लिस्टिंग के बाद आपसे वापस बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मार्केट टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ अनु जैन जुड़ी हैं, 360 ONE की प्रेसिडेंट। अनु, गुड मॉर्निंग। अनु, पहले एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बात हो जाए, क्या व्यू रहेगा? देखिए, निफ्टी रेंज बाउंड है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि FIs इस पीरियड में काफी लिमिटेड रहते हैं। तो एक हमारा जो एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था लगभग 26,300 से, वो 22,300 तक गया। नाउ यू पुल्ड बैक फ्रॉम 23,300 तक। वो पुल बैक जो अब आया है वो यहाँ पे 24,800 के आसपास उसने एक पॉज लिया है। एक्चुअली ये 25,200, 25,400 तक भी जा सकता है। उसके बाद इट वुड बी वेदर वी गेट द नेक्स्ट लेग डाउन और वेदर वी हैव द स्ट्रेंथ इंटरनली कि हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम 25,400 क्रॉस कर गए तो वो एक साइन होगा कि वो जो डाउन लेग जो दिखा रहा था वो शायद उतना ना हो। मेरे ख्याल से जो आपके बैंकिंग रिजल्ट्स आएंगे
वो जो डिसीजन मेकिंग होगा वो आपका क्वार्टर रिजल्ट्स के आसपास होगा। तो अब से लेके आप लगभग 1 महीना है जब आपके रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, मुझे कोई खास बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। मुझे ये लग रहा है कि शायद आप 24, जब तक आप बेसिकली ये 24,000 नहीं तोड़ते हो और 25,000 ऊपर में नहीं टूटता है, ये आप रेंज बाउंड एक 4 से 5% के जोन में रहोगे, जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडिविजुअल सेक्टर शायद कुछ आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, बट ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे वही रहेगा। जहां तक कि बैंकिंग का सवाल है, इट्स बीन द आउट परफॉर्मर फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। आई थिंक उसमें जो एक टारगेट बन रहा है वो एक 55,350 पे है, शायद वो रिजल्ट्स के आसपास बनेगा। HDFC अपना एक गेम खेल चुका है। आई थिंक पिछली बार जब आप और मैं बात कर रहे थे, आप मुझसे PSUs के बारे में पूछ रहे थे। अब वो सिग्नल PSU बैंक इंडेक्स ने दिया है कि वो यहाँ से 8 से 10% का परफॉर्मेंस दे सकता है, हो सकता है रिजल्ट के आसपास। तो आई थिंक वो एक चेंज ऑफ व्यू आता है। उसके साथ ICICI का भी एक आउट परफॉर्मेंस का है। तो इफ द PSUs एंड ICICI स्टार्ट परफॉर्मिंग टुगेदर, दैट वुड बी समथिंग आई वुड लुक ऑन टू, कि वो एक संदेश होगा कि एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर यहाँ से बॉटमिंग आउट के सिग्नल्स निफ्टी से बेटर दे रहा है। ओके, तो ICICI आपने मेंशन कर दिया, लेकिन PSUs में देन आर यू लुकिंग एट बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI? अनु, गुड मॉर्निंग। क्या वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं? वो ढूंढना शुरू करेंगे? आई थिंक देखिए, वो अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार है। हम SBI और बॉब देखेंगे, बट हाँ, वो तो पूरा सेक्टर चलेगा तो सभी चलेगा, बट हाँ, रिस्क वाइज आप देखेंगे तो फंडामेंटली इट विल बी SBI एंड बॉब। यू राइट। ओके, अनु, एक और बास्केट जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दिया है, वो है वो कैपेक्स प्ले वाली कंपनियां। अब इसमें ऑफ कोर्स वो कंस्ट्रक्शन वाली भतेरो कंपनियां हैं, लेकिन जब भारत के कैपेक्स की बात होती है, पहला पोर्ट ऑफ कॉल ऑफ कोर्स L&T रहता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं L&T की तरफ से जब आप चार्ट्स एनालाइज करती हैं, और रफली जिस तरह की इनकी ऑर्डर बुक है और जो प्ले आउट आगे देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ potential to win and deliver orders? तो हाय हर्षिता, द होल थिंग इज हम कॉम्बिनेशन देखते हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का। तो जिस तरीके से पिछले 6 महीने से जो ऑर्डर ट्रैजेक्टरी थी, या जो पोस्ट जून इलेक्शन से पहले से और अभी महाराष्ट्र इलेक्शन तक ऑर्डर एग्जीक्यूशंस, ऑर्डर पे आउट्स, ऑर्डर फ्रेश ऑर्डर, वो सब जो स्लो डाउन था जो हमारे GDP में दिख रहा है, वो आई थिंक क्विक पिकअप देगा। तो मे बी थोड़ा बहुत रिजल्ट से पहले एंटिसिपेटरी होगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ये क्वार्टर के रिजल्ट्स विल बी एनीथिंग ब्लॉकबस्टर फॉर द सेक्टर, बट एक एंटिसिपेशन में ये स्टॉक्स चलना शुरू हो गए। एंड जो लार्सन अभी दिखा रहा है ट्रैजेक्टरी, वो लगभग 4150 से 4450 की रेंज दिखा रहा है, जो काफी दिनों से गया नहीं है जिस रेंज में। तो आई थिंक probably stop loss of about 2-3% from here for a target price of about 5-8% for the next 1.5 month. ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। उसके अलावा जैसे आपने कहा, सारी छोटी मझौली कंपनियां भी उसमें अच्छी लग रही हैं। एक HG इंफ्रा भी है जो आज भी ऊपर है। दीज आर लुकिंग गुड फॉर द 10% काइंड ऑफ मूव्स। बट मुझे वही है कि शायद इन एंटिसिपेशन है, वंस द फंडामेंटल्स कम इन, फिर कंसोलिडेट करके फिर उसके बाद जो मूव आएगा वो शायद उससे बड़ा हो। अनूप, और क्या पसंद है आपको? कहीं पर अपॉर्चुनिटी और आपने ढूंढी है दूसरे स्टॉक्स? सॉरी, मैं वो सवाल सुन नहीं पाई। मैं पूछ रही हूँ आपसे, और कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको इस मार्केट में दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल से कमोडिटी काउंटर्स जो चले हैं, चाहे वो हिंडाल्को हो, वेदांता हो, और भी हैं, ये एक ब्रॉड नया ट्रेंड है। इट्स अंडरलाइंग, इसमें आपको ना जॉइन द डॉट्स करना पड़ेगा। अगर आप चाइनीज इंडेक्स को देखेंगे एंड जिस तरीके से वहां पे इकोनॉमी को एक तरीके से री इन्फ्लेट कर रहे हैं वाया द मार्केट, या हम अपने स्टॉक मार्केट में लेवरेज कम कर रहे हैं, वो लेवरेज बढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से जो वो री इन्फ्लेट कर रहे हैं, आई थिंक चाहे हम सोच रहे हैं कि वंस मिस्टर ट्रम्प कम्स इन देयर वुड बी सम स्ट्रेस देयर, बट मेरे ख्याल से वो मार्केट 1 साल के लिए काफी चलेगा। कमोडिटी साइकिल वहां से ही चलती है और वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। तो आई थिंक अगर आप इन स्टॉक्स पे ट्रेडिंग व्यू के बजाय एक इन्वेस्टमेंट व्यू लें,
तो मुझे वो पूरा बास्केट अच्छा लगता है। उसमें से सेफेस्ट वुड बी प्रोबब्ली हिंडाल्को, बट क्योंकि कॉपर ठीक लग रहा है हमको, एल्यूमिनियम ठीक लग रहा है हमको, तो मेरे ख्याल से वो एक पूरा पॉकेट जो एक लिटरली हम सब दूर रहते हैं उससे, बट आई थिंक दैट्स अ ट्रेड वेटिंग टू हैपन। Prianu, it's always a pleasure speaking to you. Have a good day. Thank you. चलिए अब एक और जानकार को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट। सुदीप, गुड मॉर्निंग। दो बड़ी थीम्स जो उभर कर आई हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, एक तो ऑफ कोर्स आपके सीमेंट काउंटर्स और दूसरा ये पूरा क्यू कॉमर्स वाला प्ले। पहले तो सीमेंट स्टॉक्स, थोड़े बहुत प्राइस हाइक्स आए हैं, कितनी गुंजाइश है कि आगे और एक या और दो प्राइस हाइक्स ये कंपनियां ले पाएंगी, और ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कंपनी की अर्निंग्स में जब आप फाइनल ईयर की अर्निंग्स एनालाइज करने के लिए बैठेंगे? देखिए, सीमेंट कंपनीज में मेरा व्यू पॉजिटिव रहा है कुछ देर से। पिछले 2 क्वार्टर बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस थे सीमेंट कंपनीज के एक्टिविटीज पे। इलेक्शन था, मॉनसून था, जो कि नॉर्मली सॉफ्ट सीजन होता है, और इसके बाद जो अभी फेस्टिवल सीजन और विंटर के महीने हैं, यहाँ पे जबरदस्त कामकाज होने का संभावना है। और इसके साथ साथ जो डिमांड बढ़ रहा है हर पॉकेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सारे क्षेत्रों में कामकाज हो रहा है, तो ऑब्वियसली सीमेंट का डिमांड बढ़ रहा है। तो प्राइसिंग पावर जो कहते हैं हम लोग, वो प्राइसिंग पावर कुछ पॉकेट्स में डेफिनेटली सीमेंट कंपनीज के पास है, और उसका जरूर यूटिलाइजेशन किया जाएगा। इसके चलते जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, अर्निंग्स बढ़ेंगे सीमेंट कंपनीज के, और ये सही अनुमान है। हम लोग दो हिस्सों में सीमेंट कंपनीज को बांटते हैं। एक तो जो दिग्गज सीमेंट कंपनीज हैं, वहां पे सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक हमारा फेवरेट है बहुत दिनों से, और अभी भी लंबे अवधि के लिए जो निवेश करते हैं उनके लिए मैं अल्ट्राटेक ही सजेस्ट करूंगा। बाई फार द लार्जेस्ट कंपनी, और इन्होंने भी बहुत अच्छा ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया है, और एक्विजिशन में भी ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा और एक हिस्से में अगर देखें तो ये एक अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड मैं कहूंगा कि अभी भी बहुत सारे एक्विजिशन कैंडिडेट्स है, जो कि या अल्ट्राटेक या तो जो अंबुजा एसीसी कंबाइन, इनके टेक ओवर टारगेट हो सकते हैं। ऐसे कंपनीज में भी ध्यान दिया जा सकता है। इनमें मैं बिरला सीमेंट का जरूर जिक्र करूंगा। साउथ के कुछ पॉकेट्स में कुछ सीमेंट कंपनीज हैं जहां पे भी मैं बहुत ही सैंग्विन हूं कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट एक्शन, एक्विजिशन वगैरह होने की संभावना है, तो इन सेगमेंट्स में भी ध्यान दिया जा सकता है। हम कुछ देर पहले विशाल मेगा मार्ट के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, जो आईपीओ आज खुला है। ऑफ कोर्स ये लार्जली ओएफएस है, और आज के दिन ही दरअसल वो गोल्डमैन सैक्स ने एक सेल कॉल दिया एवेन्यू सुपरमार्ट पर। अब गोल्डमैन क्लियरली कहता है कि डीमार्ट का जो कॉम्पिटिटिव मोट है वो इंटेंस प्रेशर फेस कर रहा है। अब विशाल मेगा मार्ट जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, टियर 2 में कई सारी ऐसी चेन्स आ गई हैं, तो वो ऑफ कोर्स एक चैलेंज है। लेकिन दूसरा बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स है क्यू कॉमर्स प्लेयर्स भी अपने डार्क स्टोर्स के साथ इनके सामने पोस्ट कर रहे हैं। इस स्पेस पर आपकी क्या राय रहेगी सुदीप? बीट एन एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर इसको जो कंपटीशन विशाल मेगा मार्ट जैसे प्लेयर्स आके देंगे? देखिए, विशाल मेगा मार्ट की अगर बात करें तो मैं मानता हूं कि थोड़ा डिफरेंशिएटेड कंपनी है। इनका कामकाज यूपी, कर्नाटक, ये 2 स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, और इनका कामकाज जो डी-मार्ट या बाकी जो ऑर्गेनाइज रिटेल है उससे भी 1-2 स्टेप नीचे वाले शहर, छोटे शहर में ये काम ज्यादातर करते हैं। तो मैं मानता हूं कि क्विक कॉमर्स इनको इम्पैक्ट कम करेगा, क्योंकि इन छोटे शहरों में शायद क्विक कॉमर्स का पेनिट्रेशन होने में बहुत टाइम लगेगा, और वो फाइनेंशियली वायबल होगा या नहीं फॉर क्विक कॉमर्स, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो विशाल मेगा मार्ट का तो मैं ये नहीं मानता हूं कि क्विक कॉमर्स इसको अफेक्ट करेगा। तो ये इशू की अगर बात करें तो ये इशू हम लोग पॉजिटिव इसमें मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा प्राइसिंग एग्रेसिव है, पर इसके बावजूद यहाँ पे खरीदारी की जा आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, ये मैं मानता हूँ। डी-मार्ट की अगर बात करें
तो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और एफिशिएंट प्लेयर है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि क्विक कॉमर्स इनको अफेक्ट कर रहा है। इनका जो ऑनलाइन बिजनेस है, इनका जो डिलीवरी मॉडल है, वहां पे ये लोग काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद ये करता हूं कि दे विल आल्सो गेट देयर एक्ट टुगेदर इन सम टाइम। अभी थोड़ा बहुत चैलेंज है, थोड़ा बहुत प्रेशर है। जैसे आपने कहा, क्विक कॉमर्स जो कंपनीज हैं उनके डार्क स्टोर्स के जरिए जो बिजनेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन मेट्रो सिटीज एंड मिनी मेट्रोज, इसके चलते एवेन्यू सुपरमार्ट्स के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। पर हम लोगों को लगता है कि लंबी अवधि के लिए अगर कोई देखे तो समवेयर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी एवेन्यू सुपरमार्केट में आएगा। मे नॉट बी नाउ, मे नॉट बी इमीडिएटली, बट आगे चल के अपॉर्चुनिटी जरूर आएगा एवेन्यू सुपरमार्ट्स में खरीदारी करने की। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए, इसी मोड पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। निफ्टी अब थोड़ा सा पुल बैक ट्रेड दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक फिसला है। 50 पॉइंट ऊपर 24,660 के लेवल्स पर आपको निफ्टी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 100 पॉइंट नीचे और मिड कैप्स में थोड़ा सा मोमेंटम अब लौटता हुआ। वैसे भी स्मॉल कैप इंडेक्स हाइस पर ट्रेड कर ही रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आशीष जुड़ेंगे और आशीष का साथ देंगी श्रेया। तो आप जुड़ेगा और अपने सारे सवालों के जवाब दीजिए इन दोनों से।